चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रैशनल नंबर को डिटेल में देखा था, परिमेय संख्या, उसके लॉस देखे थे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे कर सकते हैं, राइट। आज हम लोग नए नंबर की शुरुआत करेंगे which we call the irrational। दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा हम रैशनल नंबर को और देखेंगे नजदीक से, एंड देन वी विल लैंड अप टू irrational number, राइट। तो अगर हम जैसे मान लेते हैं 1/2 एक रैशनल नंबर है आपके हिसाब से, राइट, सबके हिसाब से। क्यों ये रैशनल नंबर है? बिकॉज़ रैशनल नंबर शुड बी ऑफ द फॉर्म p/q where p and q belongs to integers, right, and q means denominator is not equal to 0। तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 1 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, और डिनोमिनेटर जो है वो 2 है, वो 0 नहीं है। तो ये क्या है? ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, जिसको हम बड़े स्तर पे हम लोग अब जो कहेंगे इसको फ्रैक्शनल या रेशियो नहीं कहेंगे, हम कहते हैं इसको एक रैशनल नंबर है, राइट। तो अगर 1/2 है, तो अगर इसको आप डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? पॉइंट देंगे, क्योंकि ये 1 तो नहीं जाएगा। 2 5 10 कैंसिल, कंप्लीटली डिविजिबल। मतलब 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हैं। 1/4 देखते हैं। 1/4 को आप क्या लिख सकते हो? 1/4 को अगर देखेंगे तो 4 से डिवाइड करो 1 को, 0.0, 4 2 = 8, ये हो गया 2, और फिर क्या हो जाएगा? 0, 4 5 = 20। तो इसका मतलब 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.25, है ना। बट लेकिन एक नंबर है 1/3, इसको देखते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं 1, क्या होगा? पॉइंट लगाया, है ना, 0 आया, 3 3 = 9, 1, फिर 0 देंगे, 3 3 = 9, फिर 1, फिर 0 देंगे, 3 3 = 9, फिर 1, फिर 0 देते हैं, फिर 3 3 = 9। क्या ये डिवीजन कभी खत्म होगा? आप देख रहे हो कि 1 बार बार रिपीट हो रहा है, आप 0 डालते जाओगे और 3 3 = 9 वो चलता रहेगा। ये रिपीट ही होता जा रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा, इट इज नॉट एंडिंग। सो आप देख रहे हो, क्या कह सकते हैं? 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.333333, कुछ भी, इंफिनिटी। आप डिवीजन लगाते जाओ, वो 3 3 आता जाएगा। बट क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जो डिजिट है ये 3, यही रिपीट हो रहा है। ये 3 है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। ऐसा नहीं कि 3 4 5 ऐसा हो रहा है, सेम डिजिट रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो जब रिपीट कोई भी चीज होता है तो इसको मैथ्स में शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है 0 पे 3 टू द बार। इसको बार पढ़ा जाता है, इसको पढ़ेंगे रेड एज 0.3 बार, राइट। ठीक है। तो अभी आप क्या देख रहे हो? क्या ये डेसिमल का वैल्यू एंड हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, बट रिपीट हो रहा है। यहां पे देखोगे, कंप्लीट डिवीजन हो गया तो क्या होगा? 0.5, ये एंड हो रहा है। ये 0.25 पे ये भी एंड हो रहा है। डेसिमल के बाद देखो, एक बार डिवीजन लगाया, यहां दूसरा डिवीजन लगाया, वो रिमाइंडर 0 हो गया, वो एंड हो गया प्रोसेस। द लॉन्ग डिवीजन मेथड हैज स्टॉप्ड। इधर भी लॉन्ग डिवीजन मेथड हैज स्टॉप्ड आफ्टर द डेसिमल, राइट, आफ्टर द डेसिमल। हियर इट हैज नॉट स्टॉप्ड। अगर आप देखो 0.333333, इट हैज नॉट स्टॉप्ड, बट क्या है? रिपीटिंग है नेचर में। क्या है? रिपीटिंग इन नेचर। क्या रिपीट हो रहा है? ये 3 रिपीट होता जा रहा है। और जाएंगे और भी लिख सकते हैं 3 3। स्टॉप नहीं हुआ, मतलब नॉट स्टॉप। इसी को मैथमेटिकल भाषा में क्या लिखते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। बट एक और बात सत्य है, क्या है? रिपीटिंग डिजिट्स। जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दीजिए। अगर मान लो ऐसा रहता 0.13131313, यहां पे क्या है? ये 2 चीजें रिपीट हो रही, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.13, इन दोनों पे बार लिखेंगे। मतलब 1 3 का ब्लॉक रिपीट होता जा रहा है। पेरियोडिक इन नेचर। पेरियोडिक क्या होता है? जो बार बार होता रहे, है ना। Why did we come to this discussion? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसके डेसिमल एक्सपेंशन को देखिए।
क्या देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन को, मतलब कोई भी नंबर है, मान लो 1/2 को लिया तो 0.5 आया, तो एक डेसिमल के बाद ये स्टॉप हो गया, एक डिजिट के बाद, है ना, डिवाइड के देखो, ये पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद ये स्टॉप हो गया, है ना, टर्मिनेट कर गया, स्टॉप हो गया, मतलब ये दोनों क्या है, ये और ये जो है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है टर्मिनेटिंग नेचर, क्या है, मतलब कंप्लीट डिवीजन लग गया और वो स्टॉप हो गया वहां, ठीक है। बट ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो कर ही नहीं रहे, आप डिवीजन लगाते जाओ, 3 लगाते जाओ क्वेश्चन पे, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि डिजिट्स सेम है, वो रिपीट कर रहे हैं। इसको हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर्स, या तो ये टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, टर्मिनेटिंग नेचर, है ना। सेकेंड, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग नेचर होगा, ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है, 1 और। तो अगर कोई मान लो इस तरह से दिया है 0.31, आप क्या लिखोगे, क्या इसका उल्टा कर सकते हैं कि डेसिमल में दिया हुआ है और रैशनल नंबर निकालो किस कैसे आया, वो कर सकते हैं। आप जानते हो ना, इसको पॉइंट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 1 और उसके बाद जितने डिजिट है 1 और 2, तो 2 शून्य लगा दो, तो क्या हो गया, ये 31/100। और ऐसे भी देखो, 31 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.31 आएगा। तो रैशनल में क्या है कि p/q के फॉर्म से हम डेसिमल में जा सकते हैं, डेसिमल फॉर्म से हम p/q के फॉर्म में जा सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीका है। और बोले इसको डेसिमल में दिखाओ, तो आपको पता है ना 2 है, तो 2 के बाद जो पॉइंट लग जाएगा तो 0.31 हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और ये क्या है, ये क्या है, रैशनल नंबर इन p/q फॉर्म या फ्रैक्शनल फॉर्म आप कह सकते। ये तो टर्मिनेटिंग की बात हो गई। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे 0.3 इस पे बार दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, 0.3333 इस तरह से चलता रहेगा। क्या इसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या इस 0.3 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? अभी के लिए फॉर नाउ द आंसर इज यस। डिटेल में हम इसको देखेंगे जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम अभी अगले क्लास में डिटेल में करेंगे। तो अभी जो हमने देखा नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये मान लो 3 है, इधर भी कुछ ले लेते हैं, -1 -2 -3 और इस तरह से चलते रहेंगे, है ना। जैसे में 2/3 क्या है, ये क्या है 0.66 कुछ आता है, तो ये क्या 2/3 जो है किसके 0 और 1 के बीच में आया, मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो कोई फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, जो रैशनल नंबर्स जो पाए जाते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रैशनल नंबर्स जो हैं आर इन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स के बीच होते, 2 और 3 के बीच का क्या होगा, 5/2 2.5 यहां हो गया, 2.5 बोलो या 5/2 बोलो, फिर इन दोनों के बीच कुछ और होगा, तो आप बोलोगे क्या ये हमेशा से ये सही है, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। लेकिन जो फ्रैक्शनल रैशनल नंबर्स जो भी आएंगे वो किसी भी तो 2 इंटीजर के बीच में आएंगे, ठीक है। अभी मैं बोलता हूं क्या, जैसे मान लो 1.414325 और एक कंटिन्यू चलता जा रहा है, क्या ऐसे नंबर पॉसिबल है, क्या ऐसा नंबर पॉसिबल है 0.01 देन 00 11 000 11 1 2 3 4 0 देन 1 1 1 1, है ना, ऐसा कुछ पॉसिबल है? ऐसा भी, ये भी तो एक नंबर ही है, ये भी क्या है, एक नंबर ही है जो कि 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं जो कि खत्म ही नहीं हो रहे, है ना। जैसे आपने अभी बताया था कि 1/3 वाले केस में क्या होता है, 0.33333333 रिपीट हो रहा है, यहां रिपीट तो हो, ये रिपीट हो रहे हैं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी एंड नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो एंड नहीं कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट उसको वो रिपीट भी नहीं कर रहे। सो दीज नंबर्स, ये नंबर क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये डिवीजन लगता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग
डिवीजन तो लगाते जा रहे हो, कुछ ना कुछ आता जा रहा है, कुछ ना कुछ आता जा रहा है, तो डिवीजन एंड नहीं कर रहा है। और दूसरी बात कि इसमें नंबर्स भी जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर। ये डेसिमल के बेसिस पे मैंने बताया, इररेशनल नंबर। और इनको, इस तरह के नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कांट बी इन पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, अब आते हैं अपने एक्चुअल क्लास पे। ये देख लिया, ये मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया आपको, हम इससे डील करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं रिपीटिंग वाले रैशनल नंबर को फ्रैक्शन में लाने के लिए, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लाने के लिए। वो हम डेसिमल एक्सपेंशन इन डिटेल जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तब बताएंगे। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया, यहीं पे देख लेते हैं। देखो, नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। So there are numbers on the number line that cannot be expressed, जिसको नहीं दिखाया जा सके, कैसे? As a ratio of, मतलब as a fraction of integers are called irrational numbers। मतलब any number where that number is on number line। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इररेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है। कोई नंबर, एनी नंबर विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के रूप में उसको लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो उस तरह के नंबर्स को, जो भी नंबर आपको मिलेंगे, वो नंबर जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? इररेशनल नंबर, इररेशनल। यही फर्स्ट लाइन कह रहा है। ठीक है, तो कैसे हुई इसकी शुरुआत, थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो लिख लेते हैं। ये देखो, ये एक नंबर लाइन दिया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सेम इधर -1 लिया, -2 लिया, है ना, -3 ले लिया। तो इस तरह से एक नंबर लाइन ली। तो नंबर लाइन पे क्या हुआ कि आपने एक चीज आप जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है कि h का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, h की वैल्यू अगर लें तो इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। ठीक है, और बहुत दिन तक लोग मानने लगे, जब रैशनल नंबर की जब थ्योरी आई, कि किसी भी नंबर को दो इंटीजर के फ्रैक्शन के रूप में दिखाया जा सकता है। जैसे 4 है तो 4 को बोला इसको 2/2 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। 2 इंटीजर, ये भी इंटीजर और 0 नहीं है ना। 9 अगर है तो इसको क्या होगा, 9/2 है ना। इसका मतलब क्या होगा, 4.5। इस नंबर को भी हम दो इंटीजर के फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया। बहुत दिन के बाद पाइथागोरस में के ही एक शिष्य थे, हिप्पार्कस करके, उन्होंने सोचा, उनके दिमाग में आया कि चलो देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, मान लो ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, और क्या किया, इधर 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया ये, और इधर भी 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया 1। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पता है ये कितना हो जाएगा आपका, √2। देखो h का स्क्वायर बराबर क्या, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 1 + 1 = √। लेंथ क्या हो गई, ये वाली लेंथ √2 हो गई। वो सोचने लगे √2 तो हो गई, लेकिन √2 को हम दिखाएं कहां? क्या √2 को हम ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में? तो उन्होंने सोचा चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो किसके बीच एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कि h की वैल्यू क्या है और h स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो h की वैल्यू अगर हम कुछ लेते जाए तो h स्क्वायर की कुछ वैल्यू आएगी। ये बाय नाउ हम जानते हैं इसको √2 कहते हैं। बट अगर इसी को फॉर्मूला से देखें, h स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 + 1, तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई,
2। ये क्वेश्चन को स्ट्राइक करा कि क्या ये स्क्वायर है, h कोई एक नंबर है, क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो 2 हो जाए। अभी √2 का बात सोचना कि √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि क्या h पूरे रैशनल नंबर जो अभी तक आपने सीखा है, रैशनल नंबर के नंबर में इस √2 की बात नहीं करेंगे। रैशनल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 1.5, 3/2, 5/4 इस तरह के नंबर से, क्या इस तरह का कोई एक ऐसा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए? कुछ वैल्यूज 2 के क्लोज तो आ गए लेकिन 2 नहीं हुआ। 2 का क्लोज आना मतलब क्या होता है? 2 के क्लोज आप कैसे, इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो। मतलब यहां पे आप लिख सकते हो 1.999, इधर लिख सकते हो 2.0001, है ना? कुछ वैल्यू उसने डाले तो h की वैल्यू अगर मान लेते हैं 1.5 लेते हैं तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 1.5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 2.25। ये तो 2 से ज्यादा हो गया। और जिसे छोटा ले लेते हैं 1.4, h स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 1.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर बताओ, 56 और ये 14, 6, 5, 196। ये क्या हो गया? 1.96। h की वैल्यू कुछ भी, ये तो रैशनल नंबर है, ये तो पता है ना 1.4 रैशनल है, क्योंकि 1.4 को ये पॉइंट हटाएंगे क्या हो जाएगा? 14/10। ये रैशनल p/q के फॉर्म में। 1.5 भी रैशनल है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, 1.41 कर दो, तो इसकी भी वैल्यू कुछ आएगी 1.41 को 1.41 से ये हो गया 141, ये हो गया 4 1 4 4 4 16, बैलेंस 1 4 1 4 एंड 5, और ये फिर हो जाएगा 141। कितना हो गया? 1448, 6 7 8, अच्छा 9 1। h स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 1.41 को स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया? 1.988, क्या हो गया? 1.96 था और 1.98, ₹1.96 और ₹1.98, कौन करीब है? ज्यादा है, ₹1.98। इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 के और नजदीक आ गए। तो उन्होंने फिर बोला कि देखो भाई कि कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसको कि स्क्वायर करें तो वो 2 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर के अलावे भी एक नंबर है हमारे पास जिसको कुछ कहा जाता है। वो नंबर एक्सप्लोर हो चुका है, आप लोग जानते हो। तो उसके अलावे जो नंबर है जिसको कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसी नंबर को हम लोग कहते हैं इरैशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर। तो अभी तो 8 में पढ़ा आपने, ये 1 है, ये 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये √2 हो गया। तो यही जो h स्क्वायर बराबर 2 था ना, तो h की वैल्यू क्या बना दिया? √2। इसका मतलब ये जो √2 नंबर है ये क्या है? इरैशनल नंबर है। तो इन शॉर्ट इसको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। अरे जैसे √2 है तो √2 को क्या लिखोगे? √2/1 नहीं, बट इसकी वैल्यू तो देखनी पड़ेगी, √2 की वैल्यू क्या है। तो √2 की जो वैल्यू आती है 1.414 समथिंग, चलता रहता है डिवीजन, कभी खत्म ही नहीं होता। तो जब कभी खत्म नहीं होता, रिपीट नहीं होता, तो क्या होगा? ये रैशनल, इसके नीचे 1 लिख के भी क्या फायदा? इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है आपका, इसको हटाने का मौका ही नहीं देगा। कहीं रुक गया तभी तो पॉइंट हटाओगे और यहां से काउंट करोगे डेसिमल के बाद कि कितने नंबर्स हैं, एंड यू वुड पुट उतना जीरो। जैसे 2.3 है तो ये रुका हुआ है तो हमने इसने हटा दिया, तो क्या लिखा? 10। अगर मान लो 1.98 रहता तो क्या करते? 1.198, इसको हटाया तो नीचे क्या हो गया? 1, और कितने डिजिट्स हैं? 2 0, ये लिख सकते थे। लेकिन ये जो नंबर है √2 की जो वैल्यू आप निकालते हो, स्क्वायर रूट वाले चैप्टर आपने निकाला होगा क्लास 8 में भी, तो वो वैल्यू आती ही जाती है, वो डिवीजन एंड नहीं होता है। और डिवीजन एंड जब नहीं होगा तो स्टॉप ही नहीं होगा, तो आप पॉइंट को हटाओगे कैसे? और पॉइंट को हटाओगे नहीं तो p/q के फॉर्म में लिखोगे कैसे? तो √2 जो है एक इरैशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होती ही है, उसके साथ साथ कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं करता है। जैसे मान लो यहाँ पे 1.41414141 रहता, तो आप कह सकते थे डेसिमल के बाद 4141 रिपीट कर रहा है, 41 पे बार लगा दो।
लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब कोई नंबर टर्मिनेट कर जाए और तो वो रैशनल नंबर है, टर्मिनेट नहीं करे बट रिपीटिंग हो तो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ये तीसरा टाइप है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, एंड तो नहीं कर रहा है, साथ साथ उसके नंबर्स भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह के नंबर्स को कहते हैं क्या, इररेशनल नंबर विच नेवर एंड्स एंड विच नेवर रिपीट्स। ठीक है, एच स्क्वायर की जो वैल्यू है हम 2 रखेंगे, तो एच की वैल्यू आप छोटे छोटे करते जाओ, आप 2 के करीब तो पहुंच जाओगे, 2 एग्जैक्टली नहीं आएगा। तो और आपको ये अनुभव भी लग रहा होगा कि कोई भी रैशनल नंबर ले लो, उसको उसी से मल्टीप्लाई करोगे तभी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर जब भी करोगे कितना भी कोई भी नंबर ले लो वो 2 के बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन ये इसके बराबर तो है। तो उसको डिफाइन किया गया एक नए नंबर के तरीके से, वो नई न्यू वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, राइट। उस नंबर को हम बाद में कहा गया एच इक्वल्स टू, उसको √2 लिखो, और √2 लिखने की इसकी कुछ वैल्यूज आती है। इस रूट वाले जितने भी नंबर्स हैं, मैक्सिमम नंबर्स, वो क्या होते हैं, इररेशनल। एक और पॉइंट नोट करने की बात है, ये √2 तो है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं √9, क्या ये इररेशनल नंबर है? तो आप ये मत कह देना कि ये इररेशनल है, नहीं, गलत है। कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, √9 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 3 का इंटू 3 का स्क्वायर है, तो 2 है रूट में, तो बाहर कितना आ जाता है, 1 हो जाता है, तो ये क्या हो गया, 3 मतलब 3/1, तो ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। So any number, any integer which is not the perfect square is a condition. परफेक्ट स्क्वायर होगा तो बाहर आएगा, वो एक्चुअल इंटीजर बन जाएगा, और वो उसको इंटीजर बाय 1 लिख सकते हैं, तो वो रैशनल हो जाएगा। तो हम कहेंगे √9 जो है इररेशनल नहीं है, रैशनल है। उसी तरह √16 भी क्या होगा, इसका 4 हो जाएगा, तो ये भी क्या है, रैशनल है, इसका मतलब ये भी रैशनल है। बट अगर हम √7 कहेंगे तो ये क्या है, ये इररेशनल है, क्योंकि ये क्या अंदर का नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √7 है, √11 है, √13 है, इनफैक्ट इन जनरल जितने भी ऑलमोस्ट प्राइम नंबर्स वाले चीज आते हैं और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे कहलाएंगे इररेशनल नंबर। होप आपको इररेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, द प्रूफ ऑफ द इररेशनैलिटी ऑफ 2, चलिए यहां ये छूट गया, आई थिंक ये शुड बी √2। √2 जो है अभी हमने देखा, √2 एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। उसको क्या हम मैथमेटिकली, वो तो मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया ऐसे नहीं हो सकता, 1.41 वैल्यूज दे करके, वो अलग बात है। मैथमेटिकली और क्या किसी तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, देखते हैं। तो ये कह रहा है कि द प्रूफ ऑफ द इररेशनैलिटी ऑफ √2, इसका मतलब ये कह रहा है कि √2 इज एन इररेशनल नंबर। इसको है प्रूव दैट कि √2 जो है एक इररेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें आपके बुक्स में भी दिया हुआ और इसमें भी मैं भी बता रहा हूं कि इस तरह के जो सवाल आपके पास आएंगे, √2 प्रूव करो या √3, √5, इस तरह के नंबर्स को इररेशनल आप प्रूव करो, उसके लिए जो क्या कह सकते हैं, जो तरीका आपके बुक में दिया गया है, यू फॉलो दैट ओनली। वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू प्रूव इट, बट जो आपके बुक में जो मेथड दिया है विल फॉलो दैट, राइट। तो इसको प्रूव करने के लिए एक थियरी आती है, उसको कहते हैं थियरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। थियरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब अपोजिट, राइट। मतलब जो आपको कुछ प्रूव करना है ना, उसको उल्टा मान लो कि ये, जैसे ये बोल रहा है √2 इज एन इररेशनल नंबर, हम मान लेते हैं ये एक रैशनल नंबर है, और आगे हम अपने प्रोसेस में देखेंगे रैशनल मानने पे हमारे से गलतियां हो रही हैं, और अगर गलतियां हो रही हैं इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या है, गलत। ओके, तो लेट मान लेते हैं लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, मान लिया। प्रूव करना है हमें कि √2 जो है इररेशनल है, हमने उसका उल्टा मान लिया, इसको कहते हैं, इसको हम प्रूव कर रहे हैं थियरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है ना, विरोधाभास नियम के थियरी के थ्रू। तो हमें पता है कि रैशनल को क्या हम लिखते हैं, p/q के फॉर्म में, इसका मतलब √2 को हम p/q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, √2 को हम p/q लिख सकते हैं। क्या करते हैं,
दो स्टेप्स हैं वो याद रखेंगे, आपको सारे सम सॉल्व अब सॉल्व हो जाएंगे। अभी ये देखो, चूंकि √2 है, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस, इसको हटाते हैं। क्या करेंगे इसको हटाने के लिए? स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p/q का स्क्वायर। और ये हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, √2 इंटू √2, और ये क्या हो जाएगा? p² इतना हो जाएगा। इसी को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? p², क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसको इधर इसको इधर, p² बराबर 2, इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। p² बराबर 2q²। अभी देखो वर्ल्ड ऑफ नंबर से मैंने थोड़ा रिपीट करा था कि नंबर सिस्टम पढ़ लो, है ना। नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इवन नंबर है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू m, मतलब 2 का कोई मल्टीपल होगा। अगर m की वैल्यू 1 रखो तो 2, m की वैल्यू 2 रखो तो 4, m की वैल्यू 3 रखो तो क्या हो जाएगा? 6। नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव में है बट है तो इवन नंबर ना, राइट। तो m कैन हियर m इज एनी इंटीजर, ये बताया था आपको। और आपको ये बताया था कि ऑड नंबर जो होता है वो उसका क्या होता है फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला 2m+1, और फिर m जो है यही चीज है। तो 2 के साथ लग के कोई चीज आया हुआ है तो क्या होगा? वो एक इवन नंबर होगा। अभी ये देखो, आपको क्या लगता है ये p² जो है, ये p और q क्या है? p और q ये लिख दे रहे हैं यहाँ पे, p/q माना वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख चलते हैं, आर इन लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब दोनों के बीच क्या है? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये मान लो 9/6 है, तो इसको काट किया तो क्या हो? 3 2 3 3 9, 3 2 6। अब ये 3/2 आ गया, ये भी एक रैशनल नंबर है, बट इसमें क्या है? ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, मतलब फर्दर इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर 9/6 है तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? हाँ, ये भी रैशनल नंबर है, भले ही आगे कट जाए, है ना, कट करके कुछ वैल्यूज आएंगी, 3/2 अलग बात है, बट डेफिनेशन के हिसाब से क्या है रियल रैशनल नंबर का? कि भाई p और q इंटीजर होने चाहिए, तो ये फुलफिल कर रहा है, इंटीजर है, और जिस नीचे 0 भी नहीं है, तो 9/6 भी है ना रैशनल नंबर, बट 3/2 भी है। तो यहाँ पे p/q जो हमने लिया है उसको मान लिया p/q इंटीजर्स है एंड आर इन लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है नो कॉमन फैक्टर। तो अभी हम क्या देखें? अभी ये देखो, ये q कोई नंबर है, ये क्या हो सकता है? q जो है, जो एक नंबर इंटीजर है, ये ऑड भी हो सकता है। q क्या हो सकती है? ऑड भी हो सकती है, और क्या हो सकता है? इवन भी हो सकता है। तो हमने पढ़ा था, रिमेंबर, पैरिटी ऑफ नंबर्स। तो पैरिटी ऑफ नंबर्स में क्या होता है कि ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो उसका वैल्यू ऑड आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? इवन आएगी। देख लो, कोई एक ऑड नंबर ले लो, 3 का स्क्वायर किया क्या हो गया? 9, और 9 क्या है? अगर ये क्या है? ये ऑड है तो ये भी ऑड है। लेकिन 4 का स्क्वायर करो आप, 4 का स्क्वायर 16, तो ये अगर इवन है तो ये भी क्या है? इवन है। और कोई नंबर देख लो, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, तो ये क्या है? ये ऑड है तो ये भी ऑड है। 6 का ले लो, 6 का स्क्वायर 36, ये क्या है? ये इवन है तो ये भी इवन है। इवन क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल है ना। तो q जो आपका ये इंटीजर है, आपको तो नहीं पता, जनरल फॉर्मूला q जो है इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, लेकिन ऑड हो चाहे इवन हो, उसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है? ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऑड को अगर इवन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? इवन बन जाएगा। और ये इवन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इवन रहेगा ही, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, ये क्या है? ये क्या है? एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है, करेक्ट। जब ये इवन नंबर है तो यही तो इसके बराबर है, तो p² भी क्या होगा? ये भी इवन होगा। हम लिख सकते हैं कि 2q² इज इवन, सो p² इज ऑल्सो इवन। p² भी इवन होगा। अरे इसी की वैल्यू के बराबर ये है ना, तो ये इवन हमने देख लिया, तो ये भी इवन होगा। और जब ये p² इवन है
तो इसका मतलब क्या हो गया, इवन का स्क्वायर इवन, तो इसका मतलब जो p है, ये जो डिजिट है वो p, ये भी क्या होगा, p इज ऑल्सो इवन, p भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो हमने प्रूफ कर दिया यहां से कि p जो है एक इवन नंबर है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं थोड़ा। तो जब p एक इवन नंबर है तो इवन नंबर क्या होता है, किस फॉर्म का होता है, 2m, यहां पे लिखेंगे। और जब इवन है इसका मतलब क्या, अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, पी स्क्वायर जो है कुछ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 कॉमन फैक्टर है ना, ऐसे भी देख सकते हो। तो p एक इवन नंबर हमने प्रूव किया, तो सो इसका लेट मान लेते हैं, लेट p जो है किसी इवन नंबर 2m के बराबर, यही फॉर्मूला हो। अब इसी को हम क्या करेंगे, हमने p की वैल्यू निकाली, इस बार हम q की वैल्यू निकालें। स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4m का स्क्वायर। p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2q स्क्वायर, तो 2q का स्क्वायर है, ठीक है, 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4m स्क्वायर। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2m स्क्वायर, इसको 2 मान लो। यहाँ पे p की वैल्यू हमने देखी, यहाँ पे q की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि देखो p कोई एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर का जनरल फॉर्म क्या था, मान लेते हैं p एक इवन नंबर 2m के बराबर है। तो अब स्क्वायर कर, क्यों स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हम वो p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे इसके यूज करना चाहते हैं, सो दैट कि हम q की वैल्यू, p को तो प्रूव कर दिया इवन, अब q को भी प्रूव करना है। तो p बराबर इतना, स्क्वायर किया तो इतना, p स्क्वायर की वैल्यू ये यहाँ पे रख दी, 2q का स्क्वायर बराबर 4m का स्क्वायर, ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो q स्क्वायर की वैल्यू 2m स्क्वायर। और फिर उसी थियरी से कि ये जो वैल्यू है ऑड इवन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इवन नंबर बन गया। ये जब इवन नंबर बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया, q भी एक इवन नंबर है। तो q, फिर यही लाइन लिखेंगे और लिखेंगे q इज ऑल्सो इवन। अभी हम क्या देखें, q भी इवन हो गया है ना। अब कह सकते हैं कि p एंड q आर इवन नंबर्स, जो कि हमने प्रूव किया, p एंड q आर इवन नंबर्स, सो दे हैव 2 एज कॉमन फैक्टर। फिर से देखते हैं इसको, p एंड q आर इवन नंबर्स, सो दे हैव 2 एज कॉमन फैक्टर। हमने क्या बोला था, p बाय q को क्या माना था, नो कॉमन फैक्टर। √2 को रैशनल नंबर माना और कहा कि उसमें कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है। लेकिन p बाय q को हमने देखा कि हमारे पास क्या आ गया, इवन नंबर दोनों है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि √2 जो है रैशनल नहीं है जो हमने माना था। इट मीन्स √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो क्या है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर √2 इज एन इररेशनल नंबर। ये प्रूव करना था, ठीक है, √2 इज एन इररेशनल नंबर। कहीं दिक्कत, नेक्स्ट चलता है, ये भी हो गया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंथ, सब में आई थिंक ये छूट गया है, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ ठीक है, ये n √n देखते हैं। तो जैसे हम एक नंबर लाइन लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। एक नंबर लाइन हमने यहां लिया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से इधर है -1 है, -2 है, -3। अब कह रहे हैं कि भाई ये जब है √n, अगर कोई चीज √n का मतलब कुछ √1 ले लो, √2 ले लो, √3 ले लो, √4 ले लो, है ना। कैसे आप दिखाओगे, क्यों दिखाना, क्योंकि जैसा मैंने इररेशनल नंबर के डेफिनेशन में बताया था, दीज आर द नंबर्स फाउंड ऑन नंबर लाइन। इसका मतलब नंबर लाइन पे दिखाना पड़ेगा कहां पे है वो, राइट। तो अब जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी देख चुके हैं, तो मानते हैं कि यहां से यहां तक जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये मान लेते हैं 1 यूनिट है। कितना है, 1 यूनिट। और सेम लेंथ यहां पे ले लेते हैं, लगभग ये भी क्या है, 1 यूनिट। यहां से जब इसको आप मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट है, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा, √2। अभी हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम, h² हाइपोटेन्यूज का मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 + 1 इज इक्वल टू √2। ठीक है, अगर मान लो √3, तो इसको कैसे देखेंगे,
तो अभी देखो, अगर आप वो जो आपके कंपास है, आपके कंपास बॉक्स में, उसको ऐसे यहां से यहां तक देख लेंथ ले लेना और फिर जीरो पे जाना और यहां से वो कट कर देना। तो जहां पे वो कट करेगा वही क्या हो जाएगा, उसका √2 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। ठीक है, अब इसी पे एक और देखते हैं। अगर मान लेते हैं इस पे हम 90 डिग्री लेते हैं, ऐसे एक और यूनिट लेंथ ले ली 90 डिग्री, 1 यूनिट, है ना, और इसको फिर यहां से मिला दें। ये 1 है, ये 1 है, ये वाला क्या है, √2 है, क्योंकि है ना, और ये क्या 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का मतलब क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, ये हो गया √3। मतलब ये लेंथ क्या हो गई, ये वाली जो लेंथ है ये क्या हो गई, √3। फिर देखो इस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, है ना, एक यूनिट लेंथ का, ठीक है, और फिर इसको यहां से मिलाते हैं। तो ये क्या हो गया, √3, ये क्या हो गया 1, ये है 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 प्लस 1 √4 हो गया। इसको हम 2 बोल सकते हैं, लेकिन यहां पे हम इसको दिखाते हैं कि ये क्या है, √4। फिर परपेंडिकुलर एक देखो, फिर परपेंडिकुलर एक डालो, एक यूनिट का, और फिर यहां इसको यहां से यहां मिलाया तो क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये √4 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √5। ठीक है, ऐसा ही चलता जाएगा। एक और परपेंडिकुलर डालो, इसको फिर इससे मिलाओ, है ना, तो ये क्या है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ये ऐसा सा स्पाइरल चलता रहेगा ऐसा, है ना। तो आप क्या देखिए, ये कह रहे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंथ n। जब n लेंथ का कंस्ट्रक्ट √n कैसे दिखाई पड़ेगा, तो देखो ये जो हाइपोटेनस के सामने वाला है, तो मान लेते हैं ऐसे चलते चलता यहां पे एक ऐसा ये एक परपेंडिकुलर और दिया यूनिट का, ठीक है ना। तो यहां से यहां जब मिलाया तो मान लेते हैं कि ये वाला जो है √n है ना। तो ऐसे ही चलते चलते मान लिया कि ये जो है यहां से एक ऐसे साइज गई थी √6 की बात, इसको अलग से मैं दिखाता हूं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये जो है ऐसे मिला दिया, ठीक है, ये O वाला पॉइंट है। मान लेते हैं ये जो √6 होता हुआ आ रहा था, ये वाला पॉइंट जो आ रहा था, इधर √6 था, इधर √5 था, √3 था, बन रहा है ना ऐसे। तो मान लेते इधर का पता नहीं ये लेंथ कितना होना चाहिए, तो ये तो पता है कि जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो डाल रहे हैं हमेशा 1 डाल रहे थे, ये 1 है। और ये वाला जो हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस जो होगा, है ना, ये वाला 90 अगर है, हाइपोटेनस जो होगा वो कह रहा है कि √n होना चाहिए। तो ये वाला जो लेंथ है, ये जनरल फॉर्म बना रहे, ये कितना होना चाहिए। तो मान लेते पॉइंट देते OAB, ठीक है। तो इन ट्राइंगल OAB हम देखें अगर, तो क्या हो गया, 90 के सामने वाला √n मतलब OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, यही होगा ना। हमें निकालना है कि ये जनरल लेंथ कितना होगा, क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर क्या है, √n, तो √n का स्क्वायर बराबर AB कितना हो गया, AB 1 का स्क्वायर है, तो ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर। OA तो हमें निकालना ही है, OA का स्क्वायर इधर देखते हैं, देखिए OA का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो OA का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो पहले देखो ऐसे लिखिए, OA का स्क्वायर बराबर लिख देते हैं, तो √n का स्क्वायर और 1 उधर चला जाएगा, -1 का। इसका मतलब क्या होगा, n - 1 OA की वैल्यू, इसका मतलब OA स्क्वायर, तो OA की वैल्यू क्या हो जाएगी, √n - 1। तो ये फॉर्मूला आपको थिंक एंड रिफ्लेक्ट में दिया हुआ है कि कोई भी अगर की लेंथ रूट में बनानी है n कोई गिवन वैल्यू के लिए, तो उसका जो साइड जो होगा पिछला, वो यूनिट वेक्टर छोड़ करके, यूनिट साइड छोड़ के जो दूसरा साइड होगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए n - 1, जहां पे n क्या है, n इज एनी इंटीजर और नंबर। जो अभी आप प्रूफ भी देखो, ये 1 था, ये 1 था, तो ये √2 हो गया। तो √2 है तो दोनों साइड कितने, एक साइड तो यूनिट होगी, एक और साइड कितने की होगी, तो 2 - 1 1, तो ये भी 1 की है, ये भी 1 की है ना। अब ये देखो √3 का बना रहे हैं, तो √3 में क्या हो गया, कितनी साइड चाहिए, ये जो नंबर है उसको माइनस कर दो 1,
√2। मतलब एक साइड तो √2 का होना चाहिए और एक तो यूनिट तो फिक्स नहीं है। तो दूसरी साइड क्या होनी चाहिए ऐसे निकालते हैं। तो जब कोई लेंथ √n का आपको निकालना है तो उसका एक साइड तो फिक्स है, फर्स्ट साइड तो फिक्स है कि 1 यूनिट होगा। जो सेकेंड साइड जो होगा, जो बेस होगा, वो क्या हो जाएगा √n-1। ये ऑब्जेक्टिव में इसमें सवाल आ सकते हैं, ठीक है। द स्टोरी ऑफ पाई एंड माधवाज इनफाइनाइट सीरीज। तो क्या हुआ कि रैशनल नंबर को निकालने के लिए बहुत सारे फाइनाइट सीरीज वगैरह वगैरह हैं, लेकिन इरैशनल नंबर को क्या बताया माधवा जो थे मैथमेटिशियन, सो उसने बोला कि पाई की जो वैल्यू है, पाई की जो वैल्यू, पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 22/7। बट ये कौन सी वैल्यू है, एक्चुअली इसको लिखना ऐसे चाहिए, पाई की वैल्यू 22/7, बट हम लिख लेते हैं, एग्जैक्ट यूज कर लेते हैं। दिस मीन्स व्हाट, इससे अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन मतलब दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट लगभग वैल्यू, इससे क्लोज टू, लाइक जैसे 1.9999 को हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बट एक्चुअल में जब हम जाएंगे तो क्या होता है, ये डिवीजन होता रहता है, ये एंड नहीं करता है, ठीक है। तो पाई क्या है, एक इरैशनल नंबर, क्या है इरैशनल नंबर, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू। या आप पाई की वैल्यू आप ये भी देखते हो 3.14, 3.14, 16, 17, 18 ब्ला 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 चलता रहता है, टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो ये दोनों नेचर किसके हैं, इरैशनल नंबर। तो पाई भी हमारा क्या है, एक इरैशनल नंबर है। तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, इसमें ये कह रहा है कि माधवा ऑफ संगम ग्रामा, there is a place right from where he belongs to, unlock the value of pi। उसने पाई की वैल्यू को अनलॉक किया, मतलब निकाला, कब 14th सेंचुरी में। एंड ही गेव द इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज मतलब देखो ये वैल्यू, ये जो है कभी एंड ही नहीं करेगा, चलता रहेगा। तो एक्सप्रेस एन इरैशनल नंबर मेंशन्ड बिलो। तो किसी भी, तो खासकर यहां पे पाई के लिए उसने दिया है कि पाई की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने एक इनफाइनाइट सीरीज का ये फॉर्मूला दिया कि ये होगा 4 × 1 - 1/3 + 1/5 1/7। और क्या था देखो, 1 के साथ क्या था, उसने पहले ऑड नंबर को 1/3, देखो ऑड नंबर है ना, 1 के बाद 3, फिर क्या है 1/5, फिर क्या है एक बार प्लस किया, फिर दूसरा माइनस 1/7, यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 1/9, फिर माइनस में क्या 1/11। तो इस तरह का सीरीज चलता ही रहेगा, क्योंकि वो कभी एंड तो करेगा नहीं नंबर, और इसका डेरिवेशन वेरी डिफिकल्ट, राइट। बट उन्होंने ये इनफाइनाइट सीरीज जो दिया है, इसके मदद से उन्होंने पाई की वैल्यू निकाली और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो निकाली 22/7, और जो दूसरी वैल्यू हम 3.14 है। बट वी आर सो अकस्टम, इतने जब हम सम सॉल्व करने आते हैं तो ऐसे सम बनाते हैं जो कि इजी से उसके आंसर्स कट जाए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो हम लोग या एग्जाम में दे दिया जाता है कि पाई की वैल्यू 2 पॉइंट तक, 2 डेसिमल तक ही ले लो, और ये ले लो 3.14। या पाई की वैल्यू कहीं पे मान लो किसी रेडियस 7 है, उसका एरिया निकालना है, तो 22/7 अगर दूंगा तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा। तो इजी के लिए वहां पे दे देते हैं क्वेश्चन की पाई की वैल्यू यू टेक। इसी सीरीज में कुछ था नहीं, दिस इज जस्ट टू टॉक अबाउट कि पाई की वैल्यू निकालने के लिए देखो कितनी बड़ी सीरीज है। एंड गाय हैज फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड आउट इन 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी, अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में है, राइट, 700 साल पहले। इट्स ए ग्रेट वर्क बाय दैट टाइम, राइट। रिमेंबर हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि रैशनल नंबर अगर है, रैशनल नंबर्स अगर है ना, और क्या देख लिया हमने, इरैशनल नंबर देख लिया। तो रैशनल नंबर में हमने देखा था फ्रैक्शंस 1/2 हो, चाहे उसको 0.5 लिखो, चाहे 0.7 लिखो, 0.35 लिखो, पॉइंट में भी लिख रहे हैं, तो ये सारे क्या है, रैशनल है। बट इरैशनल क्या है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √11 है, ये सारे क्या है, इरैशनल नंबर है। और भी हो सकते जैसे पाई है ना, पाई की वैल्यू 3.141678 ऐसे करके निकलता जाता है, ठीक है। तो रैशनल और इरैशनल, बट इसको हमने देखा √2 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। बताया था ना आपको, ये ऐसे 1 ले लो, ये 1 ले लो, राइट, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। तो यहां से मेजरमेंट लो और फिर उसी मेजरमेंट को रख के 0 पे और यहाँ पे ऐसे कट कर दो, तो क्या हो जाएगी, √2 की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब इरैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है। तो आप सोच सकते हो कि
रैशनल नंबर ही दो इंटीजर्स के बीच कितने हैं, डेंस, उसके दो इंटीजर के बीच में भी क्या आ गए, इररेशनल नंबर कितना बड़ा हो गया। तो नंबर लाइन लगभग क्या है, सारा फुल होता जा रहा, फुल होता गया। तो इस तरह के नंबर लाइन पे जहां पे रैशनल और इररेशनल दोनों नंबर्स दिखाए जा सकते हैं, उस नंबर लाइन को इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, और उस लाइन को कहते हैं रियल नंबर लाइन। तो आप एक नंबर लाइन अगर है तो उस पे कुछ भी दिखा सकते हो, जो भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़ा है। आप जीरो तो दिखा ही सकते हो, पॉजिटिव दिखा सकते हो, नेगेटिव दिखा सकते हो इंटीजर में, आप फ्रैक्शन दिखा सकते हो जो कि नथिंग इज लाइक इट्स अ रैशनल नंबर। आप इररेशनल भी दिखा सकते हो, √2 √3 को ये भी दिखा सकते हो। तो इस तरह से जो एक कंटिन्यूअस लाइन जो बन जाती है इन सारे नंबर्स के मिलने से, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं रियल नंबर लाइन। लोग पूछते हैं रियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रियली एग्जिस्ट करते हैं और इसको नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है। इसलिए इस द कलेक्शन ऑफ रैशनल इररेशनल, रैशनल में सारे आ गए, रैशनल क्या है, उसमें नेचुरल नंबर भी आ गया, जीरो भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, है ना, इवन भी आ गए, ऑड भी आ गए, सब आ गए। ऑल आर द बिगर फैमिली इज रैशनल नंबर। उसके बाद एक दूसरा तरीका नंबर होता है इररेशनल, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब रैशनल इररेशनल को एक साथ, मतलब सारे नंबर्स को एक लाइन पे दिखा दिया, तो इसलिए दिस कलेक्शन इज कॉल्ड रियल नंबर का कलेक्शन। ठीक है। द इजिएस्ट वे टू डिस्टिंग्विश ए रैशनल नंबर फ्रॉम एन इररेशनल नंबर इज टू लुक एट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि इजी तरीका है रैशनल और इररेशनल में डिफरेंशिएशन करने का, कि आप उसके डेसिमल एक्सपेंशन को देखिए, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया कि डेसिमल एक्सपेंशन अगर फाइनाइट है, मतलब रुक जाता है, तो रैशनल होता है, और नहीं रुका तो दो कंडीशन है, नहीं रुका बट रिपीट कर रहा है तो रैशनल होगा, नहीं रुका बट रिपीट भी नहीं कर रहा है तो क्या होगा, इररेशनल होगा। तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, रैशनल नंबर मैंने बताया कि आप डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हो, पी बाई क्यू को डेसिमल के फॉर्म में ले जा सकते हो। क्या यही चीज आप इररेशनल नंबर के साथ कर सकते हैं? और क्या कैसे रैशनल नंबर्स हैं जो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, उसका तरीका क्या होगा, कैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे, उस चीजों को आगे हम और देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर इफ इट इज पॉसिबल, राइट। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।